नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार और झारखंड में इस बार बीजेपी के लिए चुनाव बहुत कठिन होते जा रहे हैं। पिछली बार की तुलना में देखें तो इस बार बीजेपी के लिए बहुमत का आंकड़ा पार करना तो दूर की बात है, वो अपनी साख और सीटें बचा पाए ये भी बड़ी बात है। आपको बता दूं कि पिछले बार बिहार में 40 में से 39 सीटें बीजेपी के पास आई थी और झारखंड की 14 सीटों में से 11 बीजेपी के पास थी और एक उसकी सहयोगी आजसू के पास थी, यानी कुल 12 सीटें थी बीजेपी के पास। और झारखंड और बिहार को मिलाकर एक ठीक ठाक आंकड़ा बीजेपी के पास था। लेकिन इस बार के चुनाव में हालत ऐसी है कि बीजेपी 2 कदम आगे बढ़ती है और 4 कदम पीछे खिसक जाती है। जी हां, आपको याद दिला दूं कि कल बिहार में पशुपति पारस ने, जो एनडीए का हिस्सा थे और केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और आज झारखंड में बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इंडिया गठबंधन के साथ वो हो गए। जेपी पटेल उनका नाम है और उन्होंने न केवल वो अलग हुए बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिनसे कि बीजेपी के लिए उसकी साख के सामने एक बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए और खासकर मोदी के लिए बिहार और झारखंड दोनों में गणित जो है बिगड़ चुका है, समीकरण सारे फेल हो गए हैं। बीजेपी के सारे दांव जो हैं वो उल्टे पड़ते जा रहे हैं। दूसरों का घर तोड़ने की कोशिश में लगी बीजेपी के लिए अपना घर संभालना ही काफी कठिन हो गया है। आज जेपी पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जो कुछ कहा वो सुन लेते हैं। आज एक ऐसा, मैं किसी को आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके अलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज्य हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा, उस जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है। और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। तो ये थे बीजेपी के विधायक जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और वो बता रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल होने की उनकी वजहें क्या हैं। उन्होंने जो दावा किया कि झारखंड की 14 में से 14 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, ये दावा कितना सच होता है ये तो बात की बात है,
ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने और जो सारी बातें कही, उन्होंने जब ये कहा कि उन्होंने अपने पिता के सपनों को यहाँ पूरा होते नहीं देखा, यहाँ मतलब एनडीए में पूरा होते नहीं देखा, और उनके पिता के सपना था जो झारखंड बनाने में जिनका योगदान था बड़ा, तो जब ये लोग देख रहे हैं कि उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये मोदी पर सीधा सीधा आरोप है कि एनडीए जिन बातों को करता रहा है, जो सपने लोगों को दिखाता रहा है, वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। और अब लोग जो है मोदी से बिदक रहे हैं, मोदी का जो जादू है वो अब टूट चुका है। कम से कम झारखंड का जो माहौल है उसको देखकर तो यही नजर आ रहा है। और इधर बिहार में भी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है। बिहार में भले ही एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, अब चिराग पासवान को ले लिया है, पशुपति पारस को छोड़ दिया गया है, लेकिन इन सब का भी एक कहीं ना कहीं उल्टा असर बीजेपी पर पड़ रहा है, क्योंकि न चिराग पासवान अब झुक रहे हैं, क्योंकि वो तो अब उन्हें मिल गई हैं 5 सीटें, तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इधर पशुपति पारस अब आगे क्या करेंगे, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। और इधर इस बीच खबर यह भी है कि पप्पू यादव, खबर क्या, उन्होंने तो वो मुलाकात कर चुके हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से, और चर्चा ये है कि वो पूर्णिया से महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे। यानी इस बार बिहार का समीकरण भी पूरी तरह से बदलता दिख रहा है। बाजी अब नीतीश कुमार के हाथ में भी नहीं है और मोदी से भी अब कुछ संभलता हुआ वहां नजर नहीं आ रहा है। तो बिहार और झारखंड ने इस समय बीजेपी का गणित, मोदी का गणित पूरी तरह बिगाड़ दिया है। और आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ खरी खरी बातें करने के लिए मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। अमलेंदु जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम थोड़ा सा 2-3 दिन पहले की बात याद करना चाहती हूं मैं, जब कल्पना सोरेन ने मुंबई में शिवाजी पार्क से जो उन्होंने बात कही थी कि इस बार झारखंड झुकेगा नहीं, झारखंड रुकेगा नहीं, झारखंड डरेगा नहीं, तो ये एक उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, क्योंकि उनका ये आरोप था कि उनके पति बीजेपी के आगे दबे नहीं, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। उन्होंने ये दावा भी किया था अपने भाषण में कि अभी और बहुत से नेताओं के नाम इस तरह से आ सकते हैं जिन्हें इस तरह ईडी और सीबीआई की जांच में फंसाया जा सकता है। इधर आज जेबी पटेल ने जब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, तो उन्होंने ये भी कहा कि वो बिना किसी दबाव के इसमें शामिल हो रहे हैं, यानी उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं है, कांग्रेस कोई दबाव नहीं बनाती, बल्कि लोग इच्छा से उसमें आ रहे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि वहां उनके सपने पूरे होंगे। उनके सपने यानी झारखंड जो एक आदिवासी राज्य है, जहां आदिवासी बहुलता है और लोग जिनका लगातार शोषण हो रहा है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी बार बार आवाज उठा रहे हैं, और अब आदिवासी वोट जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस में शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। तो झारखंड के बाद और बिहार के इस सिनेरियो को देखने से आपको क्या लग रहा है कि क्या मोदी का गणित वहां पूरी तरह से बिगड़ चुका है? देखिए, जो अब तक चीज़ें सब सामने आ रही हैं उसका अगर विश्लेषण किया जाए सुमित्रा जी, तो ये साफ समझा जा सकता है कि बिहार और झारखंड दोनों जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से कहा जाए बहुत बुरे साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सब सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति वहाँ तैयार की, उसके जो परिणाम अब सामने आ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, एक तो पहले हम झारखंड पर बात करें, बिहार पर बाद में आते हैं, चूँकि अभी झारखंड से आपने शुरुआत की तो झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गिराने की कोशिश की और जिस तरीके से ईडी के मार्फत गिरफ्तार करवाया हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से विधानसभा में आकर के जोरदार भाषण दिया और कहा कि मैं झुकूंगा नहीं और मेरे आंसू जो है मैं संभाल के रखूंगा, समय पर काम में आएंगे, उसका पूरे देश के आदिवासी समाज में एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो मैसेज गया। और भारत मतलब आदिवासियों को लगने लगा कि एक आदिवासी नेता जो है, जो अच्छे तरीके से काम कर रहा था, उभर करके सामने आ रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो आदिवासियों में इसका पूरे देश भर में जो इसका खराब मैसेज गया, वो सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़, सभी जगह ये एक खराब संदेश जो गया है। क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासियों के एक सर्वमान्य नेता के तौर पे उभर रहे थे और इस समय देखा जाए तो उनकी मकबूलियत जो है वो तमाम नेताओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा इस समय आदिवासियों के अंदर है। तो जिस तरीके से उनको भेजा गया, उसके बाद फिर कल्पना सोरेन का जो भाषण हुआ वहाँ इंडिया गठबंधन की, उसने और जो था एक तरीके से कहा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आपको रोकूंगी, मैं चाहती हूँ कि हम ये कल्पना सोरेन के भाषण की वो लाइनें भी सुन लें, उसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। जो लाइनें हैं वो सुन लेते। आपको डरना नहीं है, क्योंकि आज झारखंड में एक
लाइन बहुत मशहूर हो रही है, झारखंड झुकेगा नहीं। और आज इस शिवाजी पार्क के ऐतिहासिक मैदान से मैं उस तानाशाही शक्ति के खिलाफ ये कह देना चाहती हूं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। जी अमलेंदु जी, कल्पना सोरेन ने भी तानाशाही शक्ति की बात की, वही शक्ति जिसका जिक्र राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में किया और जिसे अब मोदी जो है बहुत अलग तरीके से भुना रहे हैं। जी अमलेंदु जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए प्लीज, क्योंकि जो कल्पना सोरेन ने जो कहा उसी पर आप कह रहे थे। जी, तो मैं यही कह रहा था कि कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से वहाँ अपनी बात रखी और जिस तानाशाही शक्ति का उन्होंने कहा, और जो उन्होंने दो नारे दिए कि झारखंड में नारा चल रहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं, और शिवाजी पार्क से मैं कहना चाहती हूँ कि इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। तो इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं और झारखंड झुकेगा नहीं, ये नारे जिस तरीके से सामने आए उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियाँ बढ़ गई हैं। अब ये जो जेपी पटेल शामिल हुए हैं सर्वित्रा जी, ये जेपी पटेल उन टेकराम महतो के बेटे हैं, जो टेकराम महतो जो हैं वो लोकसभा के सदस्य भी रहे और 5 बार शायद वहाँ से झारखंड से वो विधानसभा के सदस्य रहे और 2 बार निर्दलीय जीते थे वो। और झारखंड आंदोलन जो है उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, शिबू सोरेन के साथी हैं। तो टेकराम महतो के बेटे अगर जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जिन सपनों को पूरा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गया था अपने पिता के, वो सपने वहाँ पूरे होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो सपने पूरे होते हुए इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ATM के रूप में इस्तेमाल किया और जब उनको मौका मिला वहाँ एक पूर्णकालिक 5 साल का मुख्यमंत्री बनाने का, उन्होंने किसी आदिवासी को वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाया और एक गैर आदिवासी रघुवर दास को वहाँ उन्होंने जाकर के अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जो रणनीति चली, और भारतीय जनता पार्टी देखिए करती क्या, उसकी रणनीति क्या होती है। देश भर में तो वो हिंदू और मुसलमान करती है, यानी बहुसंख्यक जो बात करती है देश भर में, लेकिन जब राज्यों में जाती है तो जो बड़ी जातियाँ या बड़ा एक समूह होता है उसके खिलाफ छोटे दलों को या छोटी जातियों या छोटे समूहों को एकजुट करती है। जैसे मराठाओं के खिलाफ महाराष्ट्र में करेगी, पटेलों के खिलाफ गुजरात में करेगी, जाटों के खिलाफ हरियाणा में करेगी, उत्तर प्रदेश में यादवों और जाटों के खिलाफ करेगी। इसी तरीके से आदिवासियों के खिलाफ वो ये रणनीति अपनाती रही है अब तक झारखंड में भी और एक तरीके से छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ भी उसने 15 साल रमन सिंह को अपना मुख्यमंत्री बना के रखा। तो इस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी काम करती रही है, लेकिन ये रणनीति अब उसके उल्टा पड़ रही है और झारखंड से 14 सीटें लोकसभा की आती हैं, जिसमें से 12 सीटें इस गठबंधन के पास थी। आजसू उस समय उनके साथ शामिल था, एक उसकी और 11 भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि अब जो कांग्रेस की एकमात्र वहाँ से सांसद थी मधु कोड़ा की पत्नी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करा लिया भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन वो समझा जा सकता है कि किस तरीके से क्या दबाव रहे होंगे कि मधु कोड़ा की पत्नी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। लेकिन अब झारखंड में जो परिस्थितियां बनी हो, जिस तरीके से झारखंड में जबरदस्त रैली हुई राहुल गांधी की और चंपई सोरेन का वो जबरदस्त भाषण हुआ, जिस तरीके से अब वहाँ जो माहौल बना है उससे भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से आशाएं उसकी तमाम धूमिल हो चुकी हैं। तो झारखंड से जो एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है, जो समझा जा रहा है कि अब जो परिस्थितियां आ रही हैं, तो उसने भारतीय जनता पार्टी का खेल जो एक तरीके से कहा जाए वो वहाँ खराब कर दिया है। तो झारखंड और बिहार अगर यहीं से भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो जाता है तो वो 370 और 400 पार की बात ही छोड़ दी है। मतलब इतनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ भी रही है कि नहीं लड़ रही है वो अलग एक मसला है, लेकिन यहीं से जो है वो 272 पार करना मुश्किल हो जाएगा सिर्फ अगर झारखंड और बिहार से ही अगर परिस्थितियां खराब हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आज जो परिस्थितियां उसमें लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड और बिहार से जबरदस्त तरीके से चोट लगने वाली है और यहाँ से मोदी जी का गणित बिगड़ रहा है सर्वमित्रा जी। जी, क्योंकि अभी हमने जो बात कही थी कि बीजेपी 2 कदम आगे चल रही है और 4 कदम पीछे खिसक रही है, क्योंकि अभी आपने गीता कोड़ा का जिक्र किया और कल सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बहू है, बड़ी बहू है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद फिर मीडिया में ये नैरेटिव चल गया कि बिहार में, झारखंड में बीजेपी ने सीता और गीता खेल कर दिया। यानी जो सीता गीता अपने समय की बहुत मशहूर फिल्म थी, उसको ये बता रहे हैं कि अब जो बिहार में, झारखंड में बाकी इंडिया गठबंधन का नहीं चलेगा, क्योंकि अब शिबू सोरेन के घर में भी बीजेपी ने फूट डाल दी है। तो फूट डालने की ये जो बीजेपी की आदत है, यह शिबू सोरेन के घर तक पहुंच गई। लेकिन इसी समय आज जब जेपी पटेल कांग्रेस में आ गए तो उससे ये समझ में आ गया कि बीजेपी को कोई खास फायदा इससे होने नहीं वाला है। और दूसरी बात, सीता सोरेन का अपना क्या जनाधार है ये तो बाद में पता चलेगा, अगर उन्हें टिकट मिलती है या उन्हें किसी के खिलाफ लड़ाया जाता है तो।
फिलहाल ये देखने मिल रहा है कि कल्पना सोरेन एक ज्यादा मजबूत नेता बनकर उभर रही हैं और कल्पना सोरेन ने अभी वो हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद से हेमंत सोरेन का ट्विटर हैंडल भी कल्पना सोरेन ही संभाल रही हैं और आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहीं भी सीता सोरेन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उनके पति दुर्गा सोरेन को याद किया और उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा कि जब मैं इस परिवार में आई थी, इस बलिदानी परिवार में आई थी और दुर्गा दा और अपने पिता को मैंने देखा और वो भी मेरे पिता तुल्य थे। और उन्होंने एक ही जो लिखा कि हेमंत जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, परंतु दुर्गा दादा की असामयिक मृत्यु और आदरणीय बाबा के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ा। हेमंत जी ने राजनीति को नहीं बल्कि राजनीति ने हेमंत जी को चुन लिया। जिन्होंने आर्किटेक्ट बनने की ठानी थी उनके ऊपर अब झामुमो, आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गा दा की विरासत तथा संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। और इस ट्वीट के आखिर में कल्पना सोरेन ने यह भी लिखा कि झुकना झारखंडी के डीएनए में नहीं है। पिछले बार भी हमने बिहार में डीएनए के वो लड़ाई देखी थी और इस बार कल्पना सोरेन ने इस चीज की शुरुआत कर दी और एक तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि शिबू सोरेन का असली परिवार या उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले जो हैं वो कल्पना सोरेन है और हेमंत सोरेन है, जो कि अभी जेल में है। सीता सोरेन अगर बीजेपी में जाती भी हैं तो भी उनको शिबू सोरेन की विरासत का कोई लाभ नहीं होगा। अमलेंदु जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सीता सोरेन का कोई सियासी फायदा बीजेपी को मिल पाएगा बिहार झारखंड में? सर मित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को सीता सोरेन का उतना ही झारखंड बिहार में फायदा मिलेगा जितना अपर्णा यादव से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है जी। तो ये अपर्णा यादव आप इकट्ठी करते रहिए तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ भला होने वाला नहीं है। देखिए, एक तो सीता सोरेन ने जब अपने ससुर को चिट्ठी लिख करके छोड़ी पार्टी तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे परिवार के अंदर उपेक्षित किया गया। तो आपने परिवार के अंदर उपेक्षित हुई तो राजनीति परिवार बहुत सी चीज़ें अलग अलग हुआ करती हैं। परिवार में कुछ चीज़ें होती हैं जो राजनीति में नहीं होती, राजनीति में कुछ चीज़ें होती हैं जो परिवार में नहीं होती। हर परिवार के अंदर कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें हुआ करती हैं कि किसको कहाँ कितना दिया जाना है वो परिवार। तो आपके अगर परिवार की कोई लड़ाई थी तो आपको जाहिर सी बात है कि सीता सोरेन की आज जो स्थिति है वो शिबू सोरेन की वजह से है, या कल्पना सोरेन की भी जो स्थिति है वो शिबू सोरेन की वजह से। ना सीता सोरेन अपने में कुछ है, ना कल्पना सोरेन अपने में कुछ है। जो भी है वो शिबू सोरेन की विरासत, और शिबू सोरेन ने विरासत किसको दी है? महत्वपूर्ण बात यह है, शिबू सोरेन अपनी विरासत हेमंत सोरेन को और कल्पना सोरेन को सौंप रहे हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि शिबू सोरेन अभी बाहयात हैं तो उनका तय करना ये करेगा कि वो किसको अपनी दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस समय हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी जेल भेजती है, अगर सीता सोरेन उस समय ये आरोप लगा करके घर छोड़ एक तरीके से कि साहब मुझको घर में निगलेक्ट किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के प्रति आपकी निष्ठा कितनी है। हालांकि ये व्यक्तिगत चीजें मैं इसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि राजनीति के अंदर बातें हैं और उन्होंने पारिवारिक चीजों को राजनीति में ला करके किया है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो उसी की समीक्षा करते हुए कह रहा हूं कि आपकी परिवार के प्रति क्या निष्ठा रही होगी वो आप समझ सकती हैं कि आपका देवर जो है जिस समय जेल में है, आप उस समय जो और उस पार्टी में जा रही है जिसने उसको जेल भेजा है। ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेजा है। खुद हेमंत सोरेन का अपना ये था और ये चैलेंज था कि नहीं झुकेंगे, और कल्पना सोरेन भी कह रही है कि नहीं झुकेंगे। तो ऐसे समय में जब परिवार को आपकी आवश्यकता थी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़ी हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आप कितना फायदा पहुंचाएंगी ये भारतीय जनता पार्टी समझे। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ शामिल किया है, लेकिन कुल मिलाकर के सर मित्रा जी ये जिस तरीके की चीजें हो रही हैं इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं बल्कि नुकसान होने जा रहा है। सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने साथ शामिल किया है तो ये बात और अच्छे तरीके से आदिवासी समाज में और झारखंड के लोगों के मन में बैठ गई है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहती है और उसके लिए हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और इसीलिए हेमंत सोरेन की भाभी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल कराया। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जो थोड़ी बहुत आशाएं बची भी रही होंगी, बाबूलाल मरांडी जो थोड़ा बहुत उनके काम भी आते, अब वो किसी हाल में काम आने वाले नहीं हैं। और पूरे देश के आदिवासियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को के विरुद्ध जो है एक तरीके से भावना भर गई है, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि कई राज्यों में जहाँ आदिवासी हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा आकलन तो शर्मिष्ठा जी यही कहता है कुल मिलाकर के। जी अमरेंद्र जी, और हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी जो लगातार परिवारवाद के खिलाफ मोदी हमेशा बोलते रहे हैं और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में ही अपना परिवार बनाने की कोशिश की, ये एक अलग उनकी रणनीति इस समय चल रही है। लेकिन हम ये देखें कि महाराष्ट्र में पवार परिवार, उसके बाद ठाकरे परिवार, बिहार में पासवान परिवार, और अभी यूपी में हमने देख लिया यादव परिवार,
और अब झारखंड में सोरेन परिवार लगातार परिवारों को तोड़कर और उन्हीं परिवारों में से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर बीजेपी परिवारवाद की एक नई परिभाषा जो है इस समय गढ़ रही है और मोदी इसी के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हमने जो टूट की बात की उसमें अभी मिलते हैं, हमने देखा कि कल पशुपति पारस जो हैं वो केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके आगे क्या मूव होंगे, क्या कदम वो उठाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच चिराग पासवान को लेकर एक खबर ये आ रही है कि हाजीपुर से उनका लड़ना तय है, जो कि पशुपति पारस की सीट रही है पिछले बार, और उससे पहले रामविलास पासवान की सीट रही है। और चिराग पासवान अपनी सीट जमुई को छोड़कर अब हाजीपुर से लड़ने को तैयार हैं। और इस पर उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि रामविलास जी के जाने के बाद, मेरे नेता के जाने के बाद मुझे खत्म करने की कोशिश की गई। और ये जो उन्होंने एक बात बोली कि मुझे खत्म करने की कोशिश की गई, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है कि आखिर वो ये आरोप किस पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं रुका नहीं और मैंने सब्र से काम लिया और अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये जो सारी बातें हैं अमलेंदु जी, चिराग पासवान क्या अब बीजेपी के साथी बनकर वापस बीजेपी को ही दगा दे सकते हैं अमलेंदु जी? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चिराग पासवान को दगा दिया था, तो चिराग पासवान का जब समय आएगा तो वो भी दगा देंगे और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। भाई भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दगा दिया, वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी को नष्ट करने की कोशिश, और देखिए पार्टी नष्ट की गई, उनकी पार्टी छीन करके उनके चाचा को दे दी गई और भारतीय जनता पार्टी ने दी। जी आपने उनके चाचा को मंत्री बना दिया और चिराग पासवान का सामान आपने उठा के सड़क पर फेंकवा दिया, जो आपके हनुमान थे। तो आपने अपने हनुमान के साथ जो बर्ताव किया, तो जो हनुमान को मौका मिलेगा तो वो आपकी लंका में आग लगाएगा। जी तो हनुमान जो है कब मोदी जी की लंका में आग लगाएंगे, तो ये हनुमान के ऊपर निर्भर करता है। जब समय आएगा तो मुझे लगता है कि हनुमान जी जो मोदी जी की लंका में आग लगाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की आपने आग लगाने की काम किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के असल में जो खेल रहे हैं, खासतौर से अपने सहयोगी दलों के साथ और उन छोटे सहयोगी दलों के साथ जो परिवारों की पार्टियां हैं या किसी की भी पार्टियां हो, छोटी पार्टियां जो हैं उनके साथ, मतलब आप उनका फ़ायदा तो लेना चाहते हैं और फिर आप उनको हजम कर जाना चाहते हैं। और ये सिर्फ चिराग पासवान के साथ ही नहीं हुआ है, इस तरह की चीज़ें आपने शिवसेना के साथ भी की, आपने इस तरह की चीज़ें जेडीयू के साथ भी करने की कोशिश की। ये तो नीतीश कुमार खुद आरोप लगा चुके हैं कि 3 बार उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई, और जब वो भाग करके गए थे शरण में राबड़ी देवी की और जाकर के माफ़ी तलाफी की थी, तो उनका ये था कि उनकी पार्टी जो थी तोड़ी जा रही थी, उनके एकनाथ शिंदे तैयार किए जा रहे थे। ये नीतीश कुमार का ही कहना था, हम लोगों का कहना नहीं है, ये उन्हीं का कहना था कि भाई पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो जो आपने उनके साथ किया या आपने अकाली दल के साथ किया, तो आप सब जो करते हैं अपने छोटे दलों के साथ, तो ये आपकी रणनीति एक तरीके से सामने सब आ चुकी है। ये अब आगे चल करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपने जो खेल पहले चिराग पासवान के साथ किया था, वही खेल आपने अब जाकर के पशुपति पारस के साथ कर दिया। तो अब पशुपति पारस के दिल में भी आग लगी हुई है, और दिल में आग जो चिराग पासवान की लगी हुई थी वो बुझी नहीं है। वो अभी भी कह रहे हैं कि मुझको नष्ट करने की कोशिश की गई। तो नष्ट करने की कोशिश किसने की? नष्ट करने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने की। भाई पशुपति पारस अगर चले गए तोड़ करके पार्टी को, तो और लोगों के साथ लेकर चले गए, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का शहद ही तभी तोड़ पाए जाकर के, और अगर शहर नहीं होती तो नहीं तोड़ पाते। तो भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसका खमियाजा उसको भारतीय जनता पार्टी को आकर के भुगतना पड़ रहा है, और आगे आकर के भुगतना पड़ेगा। अब आपने ठीक है लोक जनशक्ति, अब देखिए यहाँ मजे की बात क्या है कि महाराष्ट्र में तो आपने असली शिवसेना हवाले करा दी एकनाथ शिंदे के, एनसीपी हवाले करा दी आपने अजित पवार के, यहाँ लोजपा आपने हवाले करा दी आपने पशुपति पारस के, और चिराग पासवान जो अपनी अलग लोजपा लिए बैठे और उनसे आपने समझौता कर लिया। जी तो ये किस तरीके से आपकी जो सारी रणनीतियाँ वो उल्टी पड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये जिस तरीके की चीज़ें सामने आई, तो ये भारतीय जनता पार्टी को आगे चल करके नुकसान पहुंचाएंगी, और इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अच्छे तरीके से भुगतना पड़ सकता है। और अगर मैं कहता हूँ कि हाजीपुर में जिस तरीके से घोषणा हुई है कि उनकी जो संसदीय दल की बैठक है लोजपा रामविलास की, यानी चिराग पासवान की पार्टी की, उसने अभी सिर्फ एक सीट की घोषणा की है कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे। तो अब जमुई से कौन लड़ेगा? अब अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से हाजीपुर से पशुपति पारस लड़ जाते हैं, जो कि उनकी खानदानी सीट रही है, मतलब रामविलास पासवान की, उसके बाद फिर रामविलास पासवान ने अपने रहते हुए सीट जो थी वो पशुपति पारस को दी, यानी चिराग पासवान को सीट नहीं दी थी, सीट दी पशुपति पारस को। तो इसका मतलब कि उस सीट पे एक तरीके से कहा जाए कि जो उत्तराधिकार बनता है वो पशुपति पारस का बनता है। तो अब ये उत्तराधिकार की जंग रामविलास पासवान की अगर जमुई हाजीपुर में होती है, तो इसमें फ़ायदा नुकसान किसका और किसका होगा? कुल मिलाकर के फ़ायदा नुकसान पशुपति पारस और चिराग पासवान का होगा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जो है कुल मिलाकर के नुकसान ही नुकसान होगा।
वहाँ हो सकता है कि पशुपति विनाथ पारस को फायदा हो जाए और या हो सकता है चिराग पासवान को फायदा हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर के नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसका पूरे बिहार में जो है इसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और देखिए जिस तरीके की चीज़ें बिहार से अब हो रही हैं, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ वहाँ आ रहा है सामने, और छोटे दल जो भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहे हैं, केवल ये लोजपा ही नहीं बल्कि अब जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की सूचनाएं आ रही हैं कि वो भी शायद छोड़ सकते हैं एनडीए को, और इंडिया गठबंधन से उनकी कहीं कुछ बातें हो रही हैं, उनको भी शायद ऑफर कर दिया गया 3 सीटों का। वो 3 सीटें मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको 1 सीट दी गई है। इसी तरीके से मुकेश सहनी उनको कोई सीट नहीं दी गई है, तो वो भी शायद वहाँ जा सकते हैं। और इनका भी सूचना आ रही है पशुपति पारस की, ये भी जाकर के शायद लालू यादव से मिलेंगे। उधर पप्पू यादव की जो जनाधिकार पार्टी है उसकी सूचनाएं आ रही हैं कि वो कल रात में जाकर मिले। आपने बताया भी कि कल रात में जाकर के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मिले हैं। पप्पू यादव 5 बार के सांसद हैं और 2 बार तो वो निर्दलीय जीते हैं, और शरद यादव जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने मधेपुरा से हराया था। अपनी उनकी अलग पार्टी है, और पिछले चुनाव में उन्होंने मतलब खासतौर से विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कई सीटों पर नुकसान भी पहुंचाया था। तो अब वो भी अगर आकर के इधर जुड़ जाते हैं इंडिया गठबंधन में, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से मजबूती हो रही है। इधर देखिए बिहार में जिस तरीके से अब जो पिछले जो खेल हुआ विश्वास मत के दौरान, जो आनंद मोहन जो पप्पू यादव के विरोधी समझे जाते हैं, जी। और लंबी दोनों के बीच में गैंगवार भी चली है। हालांकि वो राजनीतिक गैंगवार थी, लेकिन थी वो गैंगवार। हालांकि अभी जो पिछले दिनों जाकर के दोनों के गले मिलते हुए फोटो भी आए थे, और आनंद मोहन की बेटी की शादी या सगाई में पप्पू यादव पहुंचे थे और मुलाकात भी दोनों के गले मिले थे, ये दृश्य भी आए। लेकिन लंबे समय तक दोनों के बीच में एक तरीके से वो गैंगवार चलती रही है। तो इधर आनंद मोहन जो थे, जब ठाकुर बन गए मनोज झा की कविता के बाद, सदन में जो पढ़ रही थी ठाकुर का कुआं, उसके बाद पप्पू यादव किस तरीके से आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, सामाजिक न्याय की तरफ जा रहे हैं, जिसकी राजनीति करते रहे, तो आप समझ सकती हैं समीकरण बन क्या रहे। आनंद मोहन के बेटे विश्वास मत में आरजेडी छोड़ करके जदयू की तरफ जाकर के बैठ गए थे, और अब उनकी पत्नी जो है लवली आनंद, वो भी शायद एनडीए में शामिल हो गई हैं। तो अब जिस तरीके से ये सब चीज़ आनी, तो आप समझ सकते हैं समीकरण बन क्या रहे। मतलब भारतीय जनता पार्टी कहाँ सिमटती जा रही है, और किस तरीके से इंडिया गठबंधन का रास्ता खुलता जा रहा है, और किस तरीके से बड़े जनाधार वाले लोग और खासतौर से वैचारिक जनाधार वाले लोग जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। ये अब बिहार और झारखंड मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए गणित उसका खराब होता जा रहा है। मोदी जी जो पहले दावा कर रहे थे कि साहब बिहार से अकेले 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर ले आई, अरे आप 40 सीटें लड़ ही नहीं रहे मैथ, अब तो आप 40 सीटें लड़ ही नहीं रहे ना। आप तो पहले कहते थे आप 40 सीटें ले आएंगे महागठबंधन को हरा के। तो इसका मतलब आपने एक हार तो आपने पहले मान ली जब आपने समझौता कर लिया नीतीश कुमार के साथ, और उन नीतीश कुमार के साथ जिनके डीएनए को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पहले से भरोसा रहा है कि उनका डीएनए क्या है। तो अब ये डीएनए की बात जो आ रही है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बिहार में अपना समीकरण बैठाते हैं ये देखना होगा। फिलहाल जो है वो गणित और केमिस्ट्री दोनों भारतीय जनता पार्टी की झारखंड और बिहार में बिगड़ती हुई दिख रही है शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल। और अभी आपने पप्पू यादव का जिक्र किया, तो उन्होंने पप्पू यादव ने भी ये घर तोड़ने वाली बात कही, और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की आदत है कि वो घर तोड़ती है। उसने चिराग पासवान का घर भी तोड़ा, और अब मुकेश सहनी की पार्टी भी तोड़ी। ये आरोप पप्पू यादव ने लगाया, और उन्होंने कहा है कि अब मैं पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। पप्पू यादव का दावा अपनी जगह है। और इस बीच मनोज झा ने भी एक बड़ी बात कही है, और उन्होंने इशारों में ये कहा है कि आने वाले समय में बीजेपी में फिर कोई ऐसी एक बड़ी उलटफेर या एनडीए में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी पर कुछ कहा है। पशुपति पारस को लेकर जो बयान दिया है उसको भी पहले हम सुन लेते हैं। जो हुआ वो उसके हमारे लिए बीजेपी का ये व्यवहार नया नहीं है। चिराग जी को अकेला छोड़ दिया, पारस जी के साथ सारे सांसद ले लिए, फिर पारस जी को छोड़ दिया, चिराग जी को ले लिया। तो वो बेसिकली यूज एंड थ्रो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का ऐसा हिस्सा कभी नहीं था। और अभी देखिए आने वाले दिनों में कई लोग और यूज किए जाएंगे, थ्रो किए जाएंगे, जिसमें हो सकता है हमारे बिहार के हमारे एक महत्वपूर्ण चेहरा हो उसमें। बिहार के किसी महत्वपूर्ण चेहरे की ओर मनोज झा ने इशारा किया है। क्या ये मोदी की गारंटी को झुटलाने वाली बात है, जिसके बारे में तेजस्वी यादव बार बार इशारा कर रहे हैं, या मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि आप एक बार नीतीश जी की गारंटी ले लीजिए, हमारे चाचा की गारंटी ले लीजिए कि वो पलटेंगे नहीं। क्या मनोज झा का इशारा नीतीश कुमार की ओर हो सकता है अमलेंदु जी, क्योंकि उन्होंने ये जो कहा है कि यूज एंड थ्रो, तो इस समय क्योंकि नीतीश कुमार को भी कल जिस तरह से परसों जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें आप देखिए कि नीतीश कुमार को शायद पहली बार कई समय बाद ऐसा हुआ कि वो वहां बड़े भाई की भूमिका में नहीं है,
बीजेपी ने इस बार अपने खाते में ज्यादा सीटें रखी, नीतीश कुमार को कम सीटें, भले एक सीट कम दी है, लेकिन ये संदेश बड़ा दे दिया है कि नीतीश बाबू की अब वहां वैसी नहीं चलेगी जैसी पहली चला करती थी। और वो किन कारणों से, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये कहा कि वो किन कारणों से वहां गए हैं ये किसी को नहीं पता। ईडी, सीबीआई किस चीज का दबाव है या कोई और बात है, क्योंकि महागठबंधन में वो अच्छे खासी पोजीशन में थे, सम्मान के साथ उनको एक जगह मिली हुई थी और बल्कि उन्हें एकता का सूत्रधार भी माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद रातों रात वो जिस तरह से पलट गए, और उसके बाद जब वो पलट के राजभवन पहुंचे और वापस जो गए, वो भी एक चुटकुला अपने आप में बन गया है कि भाई वो मफलर उठाने आए थे और राज्यपाल ने कहा कि आप इतनी जल्दी आ गए। तो अब क्या ये वापस पलटने का टाइम आ चुका है अमलेंदु जी? देखिए, बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है और जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो कुछ भी हो सकता है। तो मोदी जी को जो शक रहा है नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर के, तो वो बार बार अवसर नीतीश कुमार भी देते हैं कि मोदी जी को सच करें, और मोदी जी भी बार बार जो है वो इसका करते हैं। अब देखिए, मोदी जी जो हंस रहे थे जब नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम आ गए कहीं नहीं जाएंगे, और इससे पहले नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे, तो अब नीतीश कुमार का क्या भरोसा? तो नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे ये भी हो सकता है। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई, जैसा आपने भी कहा कि नीतीश कुमार की अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में वो हैसियत नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी, और इसके जिम्मेदार एक तरीके से नीतीश कुमार खुद माने जा सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से किया। लेकिन ये भी हो सकता है कि सर मित्रा जी, जो राहुल गांधी कहे थे कि पता नहीं उनके ऊपर दबाव क्या था, उस दबाव की वजह से नीतीश कुमार गए, हो सकता है कोई दबाव रहा हो। वो दबाव समझा ही जा सकता है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जनता दल यू का बयान आया है कि कोई साहब 10 करोड़ के बॉन्ड जो था वो उनके दरवाजे पे लिफाफे में रख के चला गया, तो ये जो 10 करोड़ के बॉन्ड को दरवाजे पे रख के चला गया, ये बड़ी अजीब स्थिति है। तो क्या इन 10 करोड़ के बॉन्ड में कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा? क्योंकि सरकार को तो सब मालूम है कि किसने बॉन्ड खरीदे और किसको दिए। देखिए, ये तो मालूम है, जो जिस तरीके से मैकेनिज्म तैयार हुआ था उसमें सरकार को ही मालूम था कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है और किसको दे रहा है। किसी और को नहीं मालूम था कि ये बॉन्ड कहाँ से खरीदे जाना है, किसने खरीदे और किसको देना है, या जिसको कोई दे सौंप के जाए वो। तो ये 10 करोड़ के बॉन्ड किसने खरीदे और किसने दिए हैं जनता को, ये सरकार को मालूम था। तो क्या ये कोई दबाव हो सकता है? ये कोई दबाव रहा हो। और चूंकि अब चुनाव शुरू हो चुका है, आचार संहिता लग गई है और नीतीश कुमार की स्थिति वहाँ छोटे भाई की हो गई है। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें भी छोटे भाई की स्थिति हो गई थी क्योंकि वो कम सीटों पर लड़े थे और ज्यादा पर लड़ी थी। लेकिन अब ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार की कर दी। तो अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार वहां किस तरीके से अब घुटन महसूस कर रहे होंगे। और खासतौर से जब विधानसभा में हो रही थी विश्वास मत पे बहस, और नीतीश कुमार उसमें जितनी तेजी के साथ अपना मुंह चबा रहे थे बार बार और ऐसे ऐसे हाथ जो कर रहे थे, उससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के मन के अंदर क्या चल रहा था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। और मनोज झा जो इशारा कर रहे हैं और तेजस्वी जो बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी गारंटी दे दीजिए कि हमारे चाचा नहीं पलटेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि इधर से भी जो नीतीश कुमार से कुछ डील हो चुकी हो और नीतीश कुमार जो फिर पलटी मार जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को बिहार से नुकसान होने जा रहा है। परिस्थितियां ये भी बन सकती हैं कि नीतीश कुमार अभी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे, ये भी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो मतलब चुनाव के बाद परिस्थितियां क्या बनती क्या नहीं बनती हैं। लेकिन अभी भी जो है हो सकता है चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार पलटी मार लें, और पलटी नहीं भी मारते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी को अब नीतीश कुमार से कोई लाभ होने वाला दिख नहीं रहा है। ये चीज़ें समझी जा सकती हैं। और बिहार और झारखंड मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी का 272 का आंकड़ा जो है उसको माइनस में लाने के लिए बहुत तरह हैं, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सौमित्रा जी अमलेंदु जी, अब कहीं ना कहीं चिंगारी सुलगी हुई है, तभी ये जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के घर में आग चिराग से लगती है या नीतीश से लगती है, या फिर चुनाव होने के बाद कोई बड़ा उलटफेर होता है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। अमलेंदु जी, वापस झारखंड की ओर थोड़ा चलते हैं हम। पिछले बार जो झारखंड विधानसभा चुनाव जो हुए थे तब बीजेपी ने वहां नारा दिया था 65 पार, हालांकि उसमें बुरी तरह फेल हो गई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इनकी सरकार बन गई थी। तो अब क्या लोकसभा चुनाव में भी अभी 400 पार का नारा दिया और आप ये कह रहे हैं कि 272 पार करना भी मुश्किल है, ये बिहार और झारखंड मिलाकर ही। तो क्या इस बार वैसे ही उलटफेर हो सकता है जैसा विधानसभा चुनाव में भी हुआ था? क्योंकि 2004 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी एक सीट पर थी, उसके बाद वो काफी आगे बढ़ी और इतना मजबूत हो गई वो कि उसने शिबू सोरेन को पिछले बार हरा दिया था। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल बिगड़ चुका है अमलेंदु जी।
देखिए इस बार मामला बिगड़ा हुआ है और बहुत परिस्थितियां बदली हुई हैं। देखिए एक तो ये 2019 नहीं है, 2024 है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जो लाभ मिला था वो एक तरीके से पुलवामा का और बालाकोट जो कुछ हुआ था उस सबका बहुत ज़्यादा लाभ मिला था और तमाम जगह उसको फ़ायदा मिला था। अब हालांकि उसमें ईवीएम की बातें की जाती है, मुझे लगता है कि ईवीएम पे बात इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक अलग पक्ष है, तकनीकी पक्ष है, उस पर बात न करके चूँकि राजनीतिक मुद्दे उन्हीं पर अगर बात की जाए तो 2019 में उसको भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा अच्छे तरीके से मिला था और प्रधानमंत्री ने शहीदों के नाम पर जो थे वोट मांगे थे, उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था, अभी भी वायरल होता है, किस तरीके से शहीदों के नाम पे वोट मांगे थे और किस तरीके से शहीदों के विधवाओं के साथ जो है वो उनकी बुरी स्थिति है, ये भी सब वीडियो सब सामने आते रहते हैं, जिनके नाम पे आप वोट लेकर के और आपने सरकार बना दी, 5 साल सरकार चलाई, उनको पेंशन नहीं मिल रही है और क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल रही, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उसका भारतीय जनता पार्टी को एक फ़ायदा मिल गया था। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल पलटी हुई परिस्थितियाँ नजर आ रही हैं। देखिए नारे तो भारतीय जनता पार्टी देने में बहुत माहिर है, वो नारे कुछ भी दे सकती है। जैसे आपने कहा 65 पार का नारा दिया था इन्होंने झारखंड में, इसी तरीके से 200 पार का नारा दिया था पश्चिम बंगाल में, 65 पार का ही नारा दिया था हरियाणा में, दिल्ली में दिया था 65 पार का नारा। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में कितनी सीटें आई हैं, हरियाणा में कितनी सीटें आई, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आई और झारखंड में कितनी सीटें आई। ऐसी उत्तर प्रदेश में दिया था 350 पार का नारा, कहाँ गए वो 350 पार। तो ये जिस तरीके नारे दे सकते हैं, तो इसी तरीके से जैसे ये नारे दिए थे इसी तरीके से 400 पार का नारा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है इस समय कि किसी तरीके से 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएं, ऐसा जो अभी तक परिस्थितियां हैं, जो समीकरण बन रहे हैं उनको देखते हुए, और फिर किसी तरीके से जो छोटे दल जिनसे समझौते नहीं हो पाए उनसे मिलाकर के कुछ परिस्थितियां, लेकिन वो परिस्थितियां बनेंगी नहीं बनेंगी वो तो चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन जो 400 पार का और 370 पार की जो बातें हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अंदर से खूब अच्छे तरीके से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा छूने के लिए बहुत ज़बरदस्त संघर्ष कर रही है। पूरी लिस्ट जारी हो जानी दीजिए भारतीय जनता पार्टी की, अभी तो 265 की लिस्ट जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तो कुल मिलाकर के आप 400 सीटों पर 370 पर लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे ये तो मालूम पड़े अभी। तो ये परिस्थितियां ही नहीं है कि आप इतनी सीटों पर लड़ रहे हो। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होंगी। और गणित तो फिलहाल मोदी जी का बिगड़ा हुआ है, बाकी हम लोग और चर्चा करेंगे आगे जब समय आएगा कि किस तरीके से कहाँ गणित बिगड़ रहा है। लेकिन फिलहाल झारखंड और बिहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का गणित बिगाड़ने के लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त है, और यहीं से 272 का आंकड़ा जो है वो पार नहीं हो रहा है। अकेला बिहार और झारखंड ही इस तरीके से निपटा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। समिता जी इतना पार और उतना पार, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी की नैया बीच मझधार ये दिखाई दे रहा है। बिहार और झारखंड कुल मिलाकर होती हैं 54 सीटें लोकसभा की, और इस समय ऐसा लग रहा है कि ये जो 54 का आंकड़ा है वो 56 के आंकड़े पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। 56 इंच वाली जो धौंस दिखाई जा रही थी वो इस बार पूरी तरह से दब चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि बिहार और झारखंड, वहां के जो राजनीतिक समीकरण इस समय सामने आ रहे हैं, वहां से जैसी खबरें आ रही हैं, वहां जो राजनीतिक उलटफेर हो रहा है, उससे ये दिख रहा है कि इन दोनों राज्यों में, इन दोनों महत्वपूर्ण राज्यों में, क्योंकि इन राज्यों से आदिवासी ओबीसी एक बड़ा संदेश जो है वो बाकी राज्यों में भी जाएगा और उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो इस बार बिहार और झारखंड जो है कुल मिलाकर दिल्ली में बैठी बीजेपी का गणित जो है वो बिगाड़ रहे हैं। तो आज इस विषय पर यही खरी खरी बातें आज हमने की। कल फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।